हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक 19 साल की अपाहिज लड़की की कहानी है जिसका सपना है कि यूट्यूबर बनने का, लेकिन उसके और उसके सपने के बीच खड़ी है उसकी बीमारी जो हर किसी को उससे दूर कर देती है। सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये कहानी आपको रियलिटी दिखा देगी दुनिया की। कहानी की शुरुआत होती है यूमा दाताहा नाम की लड़की से जो कि जापान के टाउन में रहती है। वो बचपन से ही पैरालाइज है। उसके सारे काम उसके माँ करती हैं। वो उन पर ही डिपेंडेंट है, पूरी तरह से अकेली भी। अब ऐसा क्यों, ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब यूमा की एक दोस्त भी है जो उसकी ही कला का फायदा सालों से उठा रही है। वो एक यूट्यूबर है, लेकिन उसके चैनल पर जो चीजें डालती है वो असल में यूमा ने बनाई है। उसके भले ही कोई दोस्त नहीं है या फिर वो औरों की तरह दिखने में अच्छी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने उसके अंदर एक कला दी है। वो दुनिया के कुछ गिने चुने आर्टिस्ट में से एक है जो हर किसी चीज का कार्टून बना सकती है, और वो भी 3D में। और इसी कला का फायदा उसकी दोस्त उठा रही है। वो उसे इसके बदले में पैसे भी देती है, लेकिन बहुत ही कम, और उसे बहुत सुनाती भी है। लेकिन यूमा दिल की अच्छी है, इसीलिए वो कभी भी उसकी बात का बुरा नहीं मानती और अपने काम को करती रहती है, क्योंकि एक वही है जिसे वो अपनी बातों को शेयर कर सकती है। एक अकेली दोस्त से देखकर पता चलता है कि जिंदगी में दोस्तों की कितनी जरूरत है। वो स्कूल भी नहीं जाती क्योंकि वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसकी मॉम के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उसे स्कूल भेज सके। इसलिए उसने शुरुआती जिंदगी को ऐसे ही गुजारना बेहतर समझा। साया जो कि उसकी दोस्त है, उसके पास मैनेजर आता है जिसने उसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि उसके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, और ऐसे में कई लोग उसे मिलना चाहते हैं जो कि उसकी पेंटिंग और कार्टून के फैंस हैं। वो मैनेजर जब यूमा को देखता है तो कहता है कि क्यों ना आप इन्हें भी लेकर साथ आए। ऐसे लोगों के अंदर आपके लिए सिंपैथी पैदा होगी। उन्हें देखकर अच्छा लगेगा कि आपने एक अपाहिज लड़की को जॉब पर रखा हुआ है। उसे ये भी आइडिया ठीक लगता है, इसीलिए वो हाँ कर देती। लेकिन वो अपने मैनेजर को ये नहीं बताती कि ये सारे आर्ट इसी ने बनाए हैं। अब 2 दिन बाद इवेंट का दिन आता है। यूमा सुबह ही उठ जाती है, उसकी माँ उसे तैयार करती है और फिर उसे लेकर इवेंट में जाती है। वहाँ यूमा देखती है कि सभी बच्चे आए हुए हैं जो साया को देखते हैं, उसे पहचानते हैं, उसके आर्ट को पसंद करते हैं। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि यूमा को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए वो ग्लास के बाहर से ही साया को हाथ हिलाती है, लेकिन वो उसे देख कर भी अनदेखा कर देती है। उसे इस बात का डर था कि कहीं यहाँ किसी को ये ना पता चल जाए कि ये सारे आर्ट उसने नहीं बल्कि उस लड़की ने बनाए हैं। अगर ऐसा हुआ तो सारा फेम पैसा उससे चला जाएगा, और ये बात यूमा को तोड़ देती है। वो अभी छोटी बच्ची है, उसके लिए काफ़ी उदास भरा पल होता है, इसीलिए वो चुपचाप घर आ जाती है। अपनी माँ से इस बारे में कुछ नहीं बताती। उसकी माँ बार बार पूछती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्या किसी ने इसे तंग किया है, लेकिन यूमा कुछ नहीं कहती और जाकर अपने रूम में सो जाती है। उसके हाथ में हमें एक स्केच देखने को मिलता है जो उसने बनाया था, जिसमें हम एक बच्ची को एक आदमी के साथ खेलते हुए देखते हैं। शायद ये उसके डैड होंगे जिन्हें वो अभी मिस कर रही है, इसीलिए वो उसे अपने गोद में लेकर सो जाती है। दोस्तों, आज की दुनिया सिर्फ पैसों से जानती है आपको। जिस दिन आपकी जेब में छेद हो गया, उस दिन सिक्कों से ज्यादा आपके रिश्ते गिर जाएंगे। कहानी अब आगे बढ़ती है और एक दिन उसके पास साया आती है और उसे फिर से काम पर चलने को बोलती है। वो उसे फुसलाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आई थी। अब साया का काम उसके बिना चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके चैनल पर सिर्फ उसकी मेल आईडी के अलावा कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। वो उसे बहुत मनाती है और बताती है कि मेरे एक स्पॉन्सर वाले से बात हुई है, उन्होंने हमें 1 वीक का टाइम दिया, तब तक हमें बहुत सारे आर्ट बनाने हैं। यूमा सिर हिला देती है, लेकिन उसके आने का कोई मन नहीं था। उस दिन वाली बात से वो बहुत दुखी हो गई है, और इसीलिए उसके जाने के बाद वो कुछ और जगहों पर मेल करती है जहाँ पर लोगों को आर्टिस्ट की जरूरत हो सकती है। लेकिन जब उसने मेल सेंड किए, सभी लोग उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि वो एक यूट्यूबर साया की कॉपी कर रही है। तब यूमा को एहसास होता है कि उसने सालों तक जो मेहनत करी उसका फल कोई और ले जा रहा है। उसने जो पहचान बनाई वो किसी और की बन गई है। लेकिन एक दिन एक जगह से कॉल आती है तो वो उनके ऑफिस जाती है उनसे मिलने के लिए। वहाँ पर सभी लोग उसे देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस कंपनी में किसी अपाहिज लड़की को नहीं देखा था। पर आज वो यहाँ पर काम मांगने के लिए आई है। वहाँ की मैनेजर उसे मिलने आती हैं और अपना नाम फूजी बताती हैं। जब वो उसकी कॉमिक को देखती हैं तो काफ़ी खुश होती हैं और उसके इस टैलेंट की काफ़ी सराहना भी करती हैं। लेकिन वो उसे इस जगह के बारे में बताती हैं कि आखिर वो लोग काम क्या करते हैं। दरअसल फूजी की कंपनी एडल्ट कॉमिक्स को प्रिंट करती है, और इसीलिए उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो एडल्ट लोगों को लुभा सके। लेकिन यूमा कहती है कि उसकी भी कॉमिक काफ़ी अच्छी है, अगर वो हाँ बोले तो वो इसी तरह की एडल्ट कॉमिक को भी बना सकती है। लेकिन वो मना कर देती है और बात को ना घुमाकर सीधे सवाल करती है, क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है? वो कहती है कि हाँ, मैंने 1-2 जगह पर जॉब किया है। लेकिन वो कहती है कि वो एक्सपीरियंस नहीं, क्या तुम किसी के साथ इंटीमेट हुई हो? तो वो मना करती है। तब फूजी कहती है कि यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, तुम्हें पहले उस चीज़ को महसूस करना होगा जिसके बाद तुम उस आर्ट को बना सकती हो। वैसे तुम्हारी आर्ट बहुत ही अच्छी है,
अब युमा को ये जॉब चाहिए थी क्योंकि इसके अलावा वो कोई भी काम नहीं कर सकती। इसीलिए वो घर जाकर कुछ एडल्ट कंटेंट को देखने लगती है और फिर उसकी आर्ट बनाने की कोशिश करती है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक साइट मिलती है जहाँ पर कई सारे लड़के थे। शायद वो कोई डेटिंग साइट है जिस पर वो कई लड़कों से बात करती है और फिर अगले दिन मॉम से झूठ बोलकर वो उन लड़कों से मिलने के लिए जाती है। उन्हें लगता है कि वो साया के घर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कैफे में जाती है, लेकिन सभी लड़के उसके उस बीमारी को लेकर मजाक बनाते हैं और उठकर चले जाते हैं, जिससे युमा मायूस हो जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो उसे बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो दोनों काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और फिर अगले दिन वो उसे एक जगह का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कल आना, हम वहीं मिलेंगे। अब यहाँ युमा बहुत खुश थी। वो पहली बार किसी लड़के से बात हो रही है उसकी। ये एहसास उसके लिए बहुत ही अच्छा था और अगले दिन वो बिल्कुल तैयार होकर जो भी उसके पास कपड़े थे वो उन्हें पहन लेती है और फिर उसी एड्रेस पर पहुँचती है। लेकिन दोस्तों, ये जगह असल में एक रेड लाइट एरिया होती है जहाँ का युमा को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पर असल में होता क्या है। वेला बहुत देर तक वेट करती है, लेकिन अफसोस कि वहाँ पर कोई नहीं आता और वो मायूस हो जाती है। उस लड़के ने उसे झूठ कहा था और उसे ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया। युमा का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप उदास वापस आने लगती है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन बीच रास्ते में उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है जो उसे पूछता है कि बेटा, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो। युमा उसी लड़की की फोटो दिखाती है और कहती है कि हाँ, मैं इसे मिलने के लिए आई थी। तो वो कहता है कि ठीक है, आओ मैं तुम्हें इसे मिलवा देता हूँ। युमा एक मासूम थी, उसे ये नहीं पता था कि वो किस जगह पर खड़ी है, वो असल में क्या कहलाता है। खैर, अब वो उसे एक कमरे में ले जाकर बैठा देता है। नीचे उसकी बोली लगती है और एक आदमी सबसे ज़्यादा पैसे देता है और घंटे भर कमरे में बैठने के बाद उसके पास वो आदमी आता है। वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो उसकी हालत को देखता है तो वो बीच में रुक जाता है क्योंकि वो रोने लग गई थी और ऐसे में वो लड़का अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ये उसके लिए काफ़ी अजीब एहसास होता है जो शायद अब वो दोबारा महसूस ना करना चाहे। वो खुद को साफ करके नीचे आती है और रात काफ़ी हो गई थी। उसे अब घर जाना है क्योंकि उसकी मॉम का फ़ोन बार बार आ रहा है, पर वो हर बारी उसे काट रही थी जिससे वो परेशान हो जाती है। अब लिफ्ट के बाहर खड़ी वो उसके आने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जो वहीं पर काम किया करती। वो उसे बताती है कि ये लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तुम सीढ़ियों से चली जाओ। लेकिन जब वो उसकी हालत को देखती है तो समझ जाती है और उसे दया आती है और उसे ये लगता है कि वो भी यही काम करती है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। युमा मान जाती है और फिर मकीका, जो कि वो लड़की का नाम था, उसे अपनी कार में बैठा लेती है। वो उसे बहुत सी बातें बताती है और उसे एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करती है, जिससे युमा भी बहुत खुश होती है। बड़ी ही आसानी से उसका ये लंबा सफ़र कट जाता है। लेकिन जाते जाते उसके मन में यही सवाल था कि अब उसे फूजी की कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी और उसे मजबूरन साया के पास ही जाना होगा काम के लिए। और यही वजह है कि वो अगले दिन उसके पास चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो साया को पता चल चुका था कि वो कहीं और जॉब के लिए गई थी। वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की को कोई भी काम पर नहीं रखेगा, वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें ये जॉब दे दी है। अब युमा कुछ नहीं बोलती और बस एक स्माइल पास कर देती है। घर जाने के बाद युमा अपनी नई नवेली दोस्त मकीको को कॉल करती है। उसे मिलने के लिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या काम करती है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए जाती है। मकीको को भी अच्छे से पता था कि युमा की कुछ मजबूरियां हैं, उसकी ये बीमारी उसे किसी के करीब नहीं आने देती, इसीलिए वो उसका पूरा साथ देती है और उसे वो सारी चीज़ों की शॉपिंग और जो उसकी उम्र की लड़कियां पहनती हैं वो सब उसे दिलाती है। और वो उसे एक हेयर कट के लिए भी ले जाती है और फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। उधर साया युमा की माँ को कॉल करके उसके बारे में बताती है कि वो कई दिन से काम पर नहीं आ रही है, उसका काम में ध्यान भी नहीं लग रहा है। लेकिन मॉम तो कहती हैं कि वो तो काम पर डेली जाती है। अब युमा के घर आते ही मानो उसके ऊपर सवालों का पहाड़ सा टूट जाता है। उसकी माँ बार बार उससे पूछती है कि वो कहाँ गई थी। वो कहती है कि मैं कैफे में बैठकर काम कर रही थी, इसीलिए शायद साया को लगा होगा कि मैं काम पर नहीं आई। लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं था, इसलिए वो परेशान होने लगती है। वो उसे समझाती है कि बेटे ऐसे बाहर बिना किसी को बताए कहीं मत जाया मत करो। युमा जवाब देते हुए उन्हें बोलती है कि माँ, मुझे कोई भी इंसान या फिर कोई भी लड़का किसी भी तरह की खराब नीयत से नहीं देखता, क्योंकि मैं उस काबिल हूँ ही नहीं। अब ये बोलकर वो अपने रूम को लॉक कर लेती है। अगले दिन मॉम उसे साया के पास छोड़ने के लिए खुद जाती है और कहती है कि आज से वो खुद उसे लेने के लिए आएंगे और छोड़ने के लिए। लेकिन आधे दिन में युमा सर में दर्द का बहाना मारकर घर जाने को बोलती है, लेकिन वो घर नहीं जाती बल्कि मकीको के पास चली जाती है। जब शाम होती है तो मॉम साया के पास कॉल करके युमा के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो तो दिन में ही निकल गई है। और इधर दूसरी तरफ युमा अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों को जीने में मगन थी। वो आज़ाद थी। उसने कई सारे लोगों से बात की जो उसी के तरह के थे। उसकी इस बीमारी के बावजूद उसे अपना ले। वहीं दूसरी ओर घर पर मॉम साया की बात को सुनकर परेशान हो जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर वो इतने दिनों से बिना बताए कहाँ जाती है।
वो किससे मिलने जाती है। वो उसके रूम में जाती है और उसके सामानों को देखना शुरू करती है, जहाँ पर उसे वो एडल्ट कॉमिक मिलती है, मकीको की दी हुई ड्रेसेस भी मिलती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें जो मॉम ने कभी सोची नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी पहले प्रायोरिटी पर उसे रखा था। लेकिन आज मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो बस युमा का इंतजार करने लगती है। उधर वो शराब के नशे में अपने एक दोस्त के साथ घर की ओर आ रही थी। वो वहाँ कार में बैठी अजीब अजीब सी बातें करती, जैसे कि वो कितने साल की है, उसने क्या क्या किया, ये सब बातें सुनकर उसका दोस्त सुई हंसने लगता है। खैर वो चुपके से घर में घुसती है, लेकिन आज उसकी मॉम सोई नहीं थी। वो उसके ही रूम में बैठी थी उसके इंतजार में, और जमीन पर सारे सामान बिखरे पड़े थे, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि युमा ये सब क्या है। युमा कुछ नहीं कहती, वो उसे मारने लगती है और बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जो हमें साफ दिख रहा था, उसने जो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी वो जबरदस्ती उतारने लगती है, लेकिन युमा चिल्लाते हुए कहती है कि वो बच्ची नहीं है। तभी उन्हें उसके मुंह से शराब की स्मेल आती है, जिसके बाद वो उसे और मारती है और फिर जबरदस्ती नहाने के लिए लेकर जाती है। युमा कहती है कि वो अकेले रह सकती है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, और सच यही है कि आपको अकेले रहने में डर लगता है, इसीलिए आपने मुझे अपने साथ रखा है। आपके इस बिहेवियर की वजह से पापा मुझे छोड़कर चले गए। अब मॉम को ये सब सुनकर यकीन ही नहीं होता। जाते जाते वो उन पर फिर से कहती है कि उसकी अब उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ दोस्तों, पूरी रात युमा उसी टब में लेटी रहती है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अकेले उठ सके। तो यहाँ पर उसे अपनी माँ की जरूरत पड़ी जाती है, और यही इस दुनिया का उसूल है। उसे एहसास होता है कि उसे अपनी माँ की जरूरत है। अगले दिन उसकी मॉम वहाँ आती है और उसे लेकर जाती है। सबसे पहले तो वो अपने फोन को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी मॉम से पूछती है तो वो कहती है कि तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर लो, यानी कि उन्होंने उसका अब किसी भी तरह से कोई सोशल मीडिया चलाना बंद कर दिया। अब वो उसे घर में भी कैद करने लगी हैं, जिससे कि युमा का दम घुटता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। कुछ दिन बाद जब वो उसे लेकर उसके डॉक्टर के पास जाती हैं, तो सही मौका देखकर युमा वहां से भाग जाती है और पूरे दिन ऐसे ही भटकती रहती है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो मकीको को कॉल लगाती है, जो अपने उसी दोस्त के साथ आई थी, और कहती है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती घर जाने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हें घर जाना है तो चली जाना, तब तक तुम मेरे दोस्त सुई के पास रह सकती हो। वो मान जाती है और फिर उसके साथ उसके घर चली जाती है। उधर मॉम पूरे दिन पूरी रात पागलों की तरह उसे ढूंढती रहती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था, और वो आखिर में पुलिस के पास जाती है। लेकिन अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, इसीलिए वो मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिख सकते। अगली सुबह होती है, सुई युमा के पास आता है और मकीको से कुछ कपड़े दिए थे जिसे वो पहन ले। तब वो उसे एक सवाल करती है कि क्या उसे आज तक किसी चीज की कमी हुई है, या फिर कोई ऐसा काम जो वो करना चाहता है। और जब वो यही सवाल उससे पूछता है तो युमा उसे एक पोज दिखाती है जो उसके डैड की थी, जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा था। वो वहां जाना चाहती है उससे मिलने के लिए, क्योंकि एक वही थे जिन्होंने उसे कभी कोई मजबूरी नहीं समझते थे। उनकी आंखों से वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन फिर वो उसे दूर हो गए। अब सुई उसी समय उसी एड्रेस पर लेकर उसे पहुंचता है, लेकिन वहां तो कोई और था, जो असल में उसके अंकल होते हैं। वो उन्हें अपने बारे में बताती है और फिर वो कुछ ऐसा बताते हैं जिससे युमा बिल्कुल बिखर जाती है। वो बताते हैं कि उसके डैड 3 साल पहले गुजर चुके, लेकिन वो तुम्हें हर वीक एक लेटर लिखते थे, जिसमें उन्होंने तुम्हें अपने आखिरी दिनों के बारे में बताया था, पर वो शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें ना दिया हो। पर वो तुम्हें बहुत मिस करते थे। उसकी आखिरी विश यही थी कि वो तुम्हें मिल सके, लेकिन तुमने आने में देर कर दी। अब ये सब सारी बातें सुनकर युमा रोना शुरू कर देती है। इतना सब हो गया उसे पता ही नहीं था। आखिर उसके मॉम ऐसा कैसे कर सकती है। वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है और बताती है कि वो अब एक सफर पर निकल चुकी है और जल्दी ही घर लौट आएगी। उसकी मॉम रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस आ जाए, लेकिन उसे अब अपने आप को पहचानना है। वो एक स्कूल में जाती जहाँ पर एक लड़की पढ़ा करती थी। ये असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है, जिसे आज वो पहली बार मिल रही है, और ये बात उसे उसके अंकल ने बताई है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और उन्हें बहुत देर लगी एक दूसरे को समझने में, लेकिन वो जल्दी ही समझ गए कि उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो एक ही है। युमा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे मॉम डैड अलग क्यों हुए। तो वो कहती है कि शायद माँ तुम्हें इस दुनिया से अलग रखना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। जाते हुए वो उससे कहती है कि मुझे पता था कि मेरी एक बहन है और वो अपाहिज है, इसीलिए मैंने तुमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। और ये बोलकर वो उसे गले से लग जाती है और रोने लगती है। वो उसे वादा करती है कि वो उससे मिलने के लिए जरूर आएगी, अपनी बहन के साथ उन सभी पलों को जिएगी जो उसने मिस कर दिए। और यहाँ पर एक बार दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। रात होने पर युमा बस अपनी बहन के बारे में ही सोचती रहती है और फिर अगले दिन घर पहुँचती है। वो वहाँ अपनी मॉम की ट्रिप के बारे में बताती है और उन्हें उनके बचपन के कुछ फोटोज भी दिखाती है, जो असल में यूका ने दिए थे, जो कि उसकी बड़ी बहन थी। और उन्हें बताती है कि आपकी बड़ी बेटी आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर वो उसे गले से लग जाती हैं और खूब रोती हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। उन्हें शायद ये समझ आ गया था कि उन्होंने जो भी कुछ उसके साथ किया वो गलत था,
इसीलिए वो युमा से माफ़ी मांगती हैं और कुछ दिन बाद युमा फिर से फूजी के पास जाती है। लेकिन इस बारी वो जॉब मांगने के लिए नहीं जाती, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जाती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो कुछ ऐसा उलट फेर कर देते हैं जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा यादों में रह जाते हैं। फूजी की वजह से उसकी ये कहानी शुरू हुई थी और आज शायद ख़त्म भी हो गई, क्योंकि अब नया पन्ना उसकी ज़िंदगी में खुलेगा। वो उसकी आर्ट को देखती है और उसकी तारीफ़ करती है। उसके जाने के बाद वो एक कंपनी में उसकी रेफरल करती है, जो एडल्ट नहीं बल्कि फैमिली कार्टून बनाया करते थे, जहाँ पर उसकी जॉब लग जाती है। और आज युमा खुश है, उसके ये चेहरे से बयां हो रहा है। इसी के साथ ये कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। आपको ये इमोशनल कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।